ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग फिटर थ्योरी की जो हमारी 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 39 सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं इसका पीडीएफ जो है आप इस वेबसाइट से बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं www.globalIT.org। प्लस अगर आप इसके पहले की सारी वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा जिससे कि आप इसके पहले के भी सारे वीडियोस देख सकें। और इसके अलावा आप अदर सब्जेक्ट की भी अगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वर्कशॉप कैलकुलेशन इनकी भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियोज बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगी सब्जेक्ट वाइज भी। या आप डायरेक्ट यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं ग्लोबल ITI और यूट्यूब के प्लेलिस्ट में चले जाइए। जब आप यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है जिससे कि आपको सभी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियो एक ही साथ इकट्ठे मिल जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। 381। ठीक है, स्क्रू थ्रेड के प्रभावी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इफेक्टिव डायामीटर की बात कर रहा है कि अगर किसी भी स्क्रू है उसका हमें इफेक्टिव डायामीटर मापना है, प्रभावी व्यास मापना है तो क्या यूज करेंगे? स्क्रू पिच गेज, इसका यूज किया जाता है किसी भी थ्रेड की पिच को मापने के लिए। स्क्रू पिच गेज किस लिए यूज किया जाता है? पिच को मापने के लिए। आउटसाइड माइक्रोमीटर, यह किसी भी जॉब के बाहरी डायामीटर को चेक करता है, बाहरी व्यास को मापता है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, यही वो माइक्रोमीटर है ऑप्शन सी में जो है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। थ्रेड लिखा हुआ ना, चूड़ी की बात कर रहा है, यहाँ भी थ्रेड है। तो स्क्रू थ्रेड के प्रभावी व्यास को इफेक्टिव डायामीटर को मापने के लिए यही यूज किया जाता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। ये आपके कई बार एग्जाम में आया है, कभी कभी उल्टा पूछ लेता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का यूज कहाँ किया जाता है। आपके कंपटीशन वाले एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, डायल गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ठीक है, देखिए डायल गेज दिखाया गया है, इसमें हम देख लेते हैं कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। यहाँ से अगर हम शुरू करें तो जो ये वाला हिस्सा है ना रोटेट होता है, इसको बोलते हैं रोटेबल बेजेल। ठीक है, इसको बेजेल बोलते हैं। रोटेबल होता है क्योंकि ये रोटेट करता है जिससे कि हम इस सुई को सही से जीरो पे सेट कर सकें। और यह क्लैंप होता है जिसको सेट करने के बाद हम लॉक कर देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बेजेल क्लैंप, क्योंकि ये बेजेल को फिर लॉक कर देता है। रोटेट करने के बाद जहाँ चाहे वहाँ लॉक कर सकते हैं। यह इसमें जो सुई जैसा दिख रहा है भाई, ये सुई है तो इसको पॉइंटर बोलते हैं। इसमें जो छोटा वाला गोला दिख रहा है ना, इसको रिवॉल्यूशन काउंटर बोला जाता है। जो छोटी वाली सुई बनी हुई है, यहाँ पे एक बड़ी पॉइंटर है और एक छोटा पॉइंटर होता है, छोटा सुई होता है, इसको रिवॉल्यूशन काउंटर बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं स्टेम। इसके नीचे जिसको इसने पूछ रखा क्वेश्चन में, इसको बोला जाता है प्लंजर। और जो बिल्कुल नीचे है इसको एनविल बोलते हैं। ये सारे पार्ट हो गए। ये जो दिखा रखा है इसको बैक लग बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है शीशा टाइप पे लगा हुआ जो कि इस पॉइंटर की सुरक्षा करता है, इसको ट्रांसपेरेंट डायल कवर बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिखता है, क्योंकि शीशा जैसा होता है तो आर पार दिखाई देगा तभी तो हमें नीडल दिखेगी कितना पॉइंटर बता रहा है। ट्रांसपेरेंट होता है कवर करने के लिए डायल को, ट्रांसपेरेंट डायल कवर। ये सारे पार्ट के नाम हो गए। तो हमसे इसका पूछ रखा था तो वो क्या हमारा, वो प्लंजर है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यह जो डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ यूज किया जाता है तो इसको हम प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर बोलते हैं। और एक और होता है हमारा लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। ठीक है, आगे क्वेश्चंस में अगर उस टाइप का फिगर दिखेगा तो मैं बताऊंगा, इसको ध्यान रखिए। इसमें देख रहे हैं इसमें प्लंजर लगा हुआ है ना, मैंने प्लंजर पार्ट का नाम भी बताया था, तो इसलिए ये कौन सा है, प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आकार की निचली सीमा क्या है यदि आयाम है। ठीक है, ठीक है, तो ये साइज दिया हुआ आपको 25, इसमें अपर और लोअर लिमिट दोनों पॉजिटिव में है, प्लस 0.084 और प्लस 0.021। और इसकी लोअर लिमिट पूछ रहा है कि आकार की निचली सीमा क्या है और यदि साइज दिया हुआ है।
ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे मैंने आपको बताया था लोअर लिमिट इज इक्वल टू क्या होगा, जो भाई मेन साइज दिया हुआ है 25 है तो 25 लिख लेंगे, और ऊपर वाली अपर लिमिट होती है, नीचे वाली लोअर लिमिट होती है। तो जो इसके साथ चिन्ह है, इसके साथ क्या पॉजिटिव चिन्ह है तो पॉजिटिव लिख लेंगे, और उसके आगे जो लिखा हुआ 0.021। अब यहाँ पे दोनों को ऐड कर लिया जाए तो 25.021 mm हो जाएगा। तो ये आगे लोअर लिमिट, तो यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा 25.021। और अगर ये अपर लिमिट पूछा होता तो अपर लिमिट बराबर क्या करते हैं, जो मेन साइज है 25 लिख लेते हैं, अपर लिमिट में भी पॉजिटिव है पॉजिटिव लिख लेते हैं, और जो वैल्यू दिया हुआ है 0.084, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 25.084 mm आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता बिल्कुल आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आगे कह रहा है यदि छेद मतलब होल की बात कर रहा है, शाफ्ट और होल, इसमें दो चीज़ों की बात होगी बार बार। यदि होल का आकार मतलब साइज स्थिर रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है, और शाफ्ट अस्थिर है, तो सिस्टम का नाम क्या है। देखिए जब हम छूट देते हैं, लिमिट देते हैं ना, तो इस लिमिट को हम अलग अलग टाइप से हमने तरीका बनाया है लिमिट देने का। तो वह दो सिस्टम के आधार पर एक सिस्टम बनाया गया था जिसको होल बेसिस सिस्टम बोलते थे और शाफ्ट बेसिस सिस्टम बोलते थे। कौन कौन सा सिस्टम होता है, यहाँ दिया होल बेसिस और शाफ्ट बेसिस। ठीक है, बेसिक नहीं होगा बेसिस होगा। होल बेसिस सिस्टम मतलब होल के आधार पर, और होता है शाफ्ट बेसिस सिस्टम। तो हमें ध्यान देना है कि कब कौन सा सिस्टम बोला जाएगा। यदि होल का साइज स्थिर रहे, मतलब हमने होल के साइज में हम लोग कोई छूट नहीं देंगे, होल क्या होगा बड़ा फिक्स रहेगा। शाफ्ट की साइज को घटाएंगे बढ़ाएंगे, जो भी छूट या लिमिट देंगे वो किस में दिया जाएगा, शाफ्ट में दिया जाएगा। लिमिट किस में दिया जाएगा, शाफ्ट में दिया जाएगा। जो होल का साइज है वो हमारा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, स्थिर रहेगा। तो जब हम होल के साइज को स्थिर रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, शाफ्ट के साइज में हम छूट देते हैं, कम ज़्यादा करते हैं, तब वह होल बेसिस सिस्टम कहलाता है। वह क्या कहलाता है, होल बेसिस सिस्टम। इसके विपरीत यदि शाफ्ट के साइज को स्थिर रखा जाए, क्या किया जाए, शाफ्ट के साइज को इसको स्थिर रखा जाए, शाफ्ट के साइज को स्थिर रखा जाए, और होल में अलाउंस दिया जाए, जो लिमिट है होल में कम ज़्यादा किया जाए, उसमें लिमिट दिया जाए कि इतना का होगा तो चल जाएगा, इतना का होगा तो चल जाएगा, तो वह शाफ्ट बेसिस सिस्टम कहलाता है। तो देखिए बिल्कुल आसान है, टेंशन मत लीजिए, बस इसको याद रखिए कि जिसकी साइज को फिक्स रखा जाएगा वही सिस्टम कहलाएगा। होल बेसिस सिस्टम कब कहलाया जाएगा, जब होल की साइज को स्थिर रखा जाए। शाफ्ट बेसिस सिस्टम में शाफ्ट के साइज को स्थिर रखा जाएगा, होल को घटाया बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा था, होल का साइज स्थिर रखा जाता है, होल के साइज को स्थिर रख रहा है मतलब होल बेसिस सिस्टम है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें दो चीज़ें और दी थी, बाइलेटरल सिस्टम, यूनिलेटरल। बाइलेटरल सिस्टम उसे कहते हैं जब हमारी जो लिमिट हो दोनों साइड दी जाए, बेसिक साइज के मूल माप के दोनों साइज अगर हम दे रहे हैं तो उसे बाइलेटरल बोलते हैं। यूनिलेटरल जब छूट एक ही साइड दी जाए, जैसे अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, 25 प्लस 0.084 था प्लस 0.021 था, यह क्या कहलाती है, यह इसकी मूल माप होती है या बेसिक साइज होता है, बेसिक साइज या मूल माप ये है। अब इसमें देखिए अपर लिमिट क्या आई, अपर लिमिट में हमने दोनों को जोड़ दिया था, 25.084 आया था। लोअर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट भी पॉजिटिव में थी, 25.021। तो आप इसमें मान देख रहे हैं, अपर लिमिट हो या लोअर लिमिट, दोनों क्या है 25 के एक ही साइड आ रहा है ना। अगर एक 24 होता, 24 कुछ आता, और एक 25 कुछ आता, तभी हम कहते हैं कि जो मान आया वो दोनों साइड आया। इसमें हम देख रहे हैं दोनों जो मान आ रहा है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, दोनों एक ही साइड आ रहा है, मतलब दोनों 25 से ज़्यादा आ रहे हैं। या फिर अगर दोनों 25 से कम आते हैं तो दोनों एक ही साइड आता है। जब दोनों एक ही साइड आता है तो उसे यूनिलेटरल बोलते हैं। कौन सा सिस्टम बोलते हैं, तब उसको यूनिलेटरल। जैसे अब यह वाला कौन सा सिस्टम हो गया, यूनिलेटरल सिस्टम हो गया। बाइलेटरल कब होता है, जैसे यहाँ पे दे दी 25, ठीक है, या जो भी हो, और इसमें मैं कह दूँ कि प्लस 0.24 या 25 होगा और माइनस 0.20 होगा, ये अपर लोअर लिमिट है। तब देखिए अपर लिमिट क्या होगी,
25.25 हो जाएगा, 22 में जुड़ जाएगा। लोअर लिमिट में क्या होगा, इसमें से माइनस है तो घट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 24.80। तो यहाँ पे देखिए जो अपर लिमिट आई वो 25 से क्या आई, ज़्यादा आई, मतलब 25 के उस पार, और लोअर लिमिट 25 से कम आई, 24 आई। मतलब जो हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट आ रहा है वो बेसिक साइज 25 था, 25 के दोनों साइड आ रहा है, ज़्यादा भी आ रहा है और 25 से कम भी आ रहा है। बाई का मतलब दोनों साइड। जब हमारा मान अपर लिमिट लोअर लिमिट का मान दोनों साइड आता है, 25 से ज़्यादा और 25 से कम, जब दोनों साइड आएगा तो बाईलेटरल सिस्टम कहलाएगा। यह कौन सा हो गया, यह सिस्टम बाईलेटरल हो गया। और जब वो वैल्यू हमारी एक ही साइड आए, इसमें देख रहे थे ना, जो हमारा मान आ रहा था क्या था, 25 से दोनों ज़्यादा आई था, दोनों 25-25 ही करके आ रहे थे, तब यूनिलेटरल। या तो दोनों माइनस में आते हैं, दोनों 24-24 ही करके आते हैं, जब एक ही साइड रहेगा तो यूनिलेटरल, जब मान हमारा दोनों साइड आएगा तो बाईलेटरल। ये फर्क था इन सिस्टम में, ठीक है। वास्तविक आकार और इसके संबंधित बेसिक साइज के बीजीय अंतर। देखो मैंने आपको बताया था विचलन के बारे में, देखिए वास्तविक आकार कह दिया और इससे संबंधित बेसिक साइज के बीच बीजगणितीय अंतर को। वास्तविक आकार मतलब जो जॉब की वास्तविक साइज है और उसके मूल साइज के बीजगणितीय अंतर की बात करेगा तो क्या कहलाएगा, वास्तविक विचलन कहलाएगा। वास्तविक विचलन मैंने बताया था, अगर सिर्फ वास्तविक आकार नहीं कहता, सिर्फ साइज की बात करता कि किसी दिए हुए साइज और उसके मूल माप के बीजगणितीय अंतर को विचलन कहलाता। अपर विचलन कब कहलाएगा, अधिक विचलन या अपर विचलन मैंने बताया था, जब कहता कि अधिकतम साइज और उसके मूल माप के बीजगणितीय अंतर, तब अधिकतम विचलन। ये मैंने पहले ही बताया था। तो यहाँ देखिए वास्तविक आकार की बात कर दिया, वास्तविक आकार और उसके मूल माप, तो वास्तविक आकार का मतलब वास्तविक विचलन, ठीक है। और जो सहनशीलता लिखा हुआ ना, टॉलरेंस को लिखा हुआ है। नेक्स्ट है डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चक, स्टैंड, टूल रेस्ट, बेंच वाइज। तो इसमें तो यार कोई ऐसी कन्फ्यूजन की बात है नहीं। आप डायल टेस्ट इंडिकेटर भी आपने पीछे फिगर देखा भी था, डायल टेस्ट इंडिकेटर चक के साथ तो यूज करते नहीं है, टूल रेस्ट नहीं होता है, बेंच वाइज के साथ उसको यूज नहीं करते हैं। किसके साथ, स्टैंड, एक स्टैंड होता है जिसपे उस डायल को लगा दिया जाता है। तो इसीलिए डायल टेस्ट इंडिकेटर को किसके साथ यूज करते हैं, स्टैंड के साथ यूज करते हैं। उस स्टैंड पे डायल टेस्ट इंडिकेटर को सेट किया जाता है, उसके बाद हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था, फ्लैट स्क्रैपर के बारे में भी, हुक स्क्रैपर के बारे में भी और ट्रायंगुलर स्क्रैपर के बारे में भी। यहाँ पे एक नया आया है बुल नोज वाला, ठीक है। बुल नोज स्क्रैपर क्या होता है, इसके आगे की भी जो आकृति, जैसे बुल इसलिए कहते हैं क्योंकि आगे की जो इसकी आकृति होती है ना, वह बुल मतलब सांड होता है। तो सांड के जो है आगे नाक की तरफ फुले हुए, जैसे बैल होता है, बैल की आगे की नाक जैसे फुली होती है, उसी टाइप से इसके आगे का हिस्सा बना होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, बुल नोज स्क्रैपर बोलते हैं। इसका यूज हम फ्लैट सरफेस के लिए भी करते हैं। ये जो बुल नोज है इसका यूज फ्लैट सरफेस, बड़ी सरफेस के लिए भी किया जाता है और बड़े बियरिंग के लिए भी, बड़े बियरिंग सरफेस के लिए भी, ठीक है। बुल नोज स्क्रैपर का यूज फ्लैट सरफेस के लिए भी किया जाता है और बड़े बियरिंग सरफेस के लिए भी किया जाता है। अगर छोटी बियरिंग या नॉर्मल बियरिंग सरफेस की बात करेगा तब तो हमारे पास हाफ राउंड स्क्रैपर था, उसे बियरिंग स्क्रैपर भी बोल रहे थे। तो ये किसने नई चीज़ पढ़ी थी, इसलिए मैंने उसको बता दिया। क्वेश्चन में क्या पूछा, छोटे व्यास के छिद्रों और छेद के किनारों को डिबक करने के लिए किस खुरचनी होगा, स्क्रैपर होगा, किस खुरचनी का उपयोग किया जाता है। हमने अभी बात किया था पहले वाले, जो इसके पहले वीडियोज़ थी, मैंने उसमें बताया था कि जो ट्रायंगुलर खुरचनी होती है, जो ट्रायंगुलर स्क्रैपर होता है, उसका यूज छोटे होल के साइज के स्क्रैपिंग करना हो या फिर डीबरिंग करना हो तो उसके लिए ट्रायंगुलर स्क्रैपर यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है बड़े बियरिंग सतह को खुरचने के लिए किस, देखिए अभी मैंने पीछे बताया बुल नोज स्क्रैपर, बड़े बियरिंग सरफेस की खुरचने के लिए किसका यूज किया जाएगा, बुल नोज स्क्रैपर का यूज किया जाएगा बड़े बियरिंग सरफेस की स्क्रैपिंग के लिए। नेक्स्ट है आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच का क्या अंतर है। ये पूछना चाह रहा है कि किसी जवाब की अधिकतम सीमा मतलब अपर लिमिट और आकार की न्यूनतम सीमा मतलब लोअर लिमिट के बीच का जो अंतर होता है वह क्या कहलाता है। तो मैंने आपको बताया था किसी भी जो जॉब दिया हुआ उसके साइज का अधिक अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो अंतर होता है वही क्या होता है,
टॉलरेंस होता है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो अंतर आता है वो क्या कहलाता है? टॉलरेंस कहलाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, टॉलरेंस। अगला है टॉलरेंस की ग्रेड है। इसमें से किसको टॉलरेंस की ग्रेड कहते हैं? देखिए बायलेटरल टॉलरेंस मैंने आपको बताया था, जब दोनों साइड दी जाए। यूनिलेटरल, जब एक ही साइड माप के टॉलरेंस दी जाए, छूट दी जाए। लिमिट हमारी क्या, जब एक ही साइड होगी तो यूनिलेटरल, दोनों साइड होगी तो बायलेटरल। फंडामेंटल टॉलरेंस और या विचलन है। तो जो ग्रेड होती है ना, टॉलरेंस लिखा हुआ है और यहाँ पे विचलन आ गया, तो विचलन वाला तो होगा नहीं, पहले ही कैंसिल हो जाएगा। भाई हम टॉलरेंस की ग्रेड की बात कर रहे हैं और इसमें विचलन दिया हुआ, डेविएशन दिया हुआ है, फंडामेंटल डेविएशन और फंडामेंटल टॉलरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा। टॉलरेंस की ग्रेड जो होता है, फंडामेंटल टॉलरेंस को ही टॉलरेंस की ग्रेड कहते हैं। फंडामेंटल टॉलरेंस को क्या बोलते हैं? ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, फंडामेंटल टॉलरेंस को ही ग्रेड ऑफ टॉलरेंस बोलते हैं, मतलब टॉलरेंस की ग्रेड बोलते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? जो फंडामेंटल टॉलरेंस है, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होता है हमारा, वह 18 प्रकार का होता है। कितने ग्रेड? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। फंडामेंटल टॉलरेंस में कितने ग्रेड होते हैं? 18 ग्रेड होते हैं। यह शुरू होता है हमारा IT 01 से, ठीक है, IT 01, IT 0, फिर IT 1, ऐसे ऐसे करके जाएगा आपका कहाँ तक? IT 16 तक। तो IT 1 से IT 16 हो जाते हैं और ये दो जो और आपके बढ़ जाते हैं, टोटल 18 ग्रेड होते हैं इसमें। ठीक, बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है और पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आगे के जो क्वेश्चन हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।